हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग रेशियोज। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इंडिविजुअल लेक्चर्स में इंडिविजुअल रेशियोज को कवर किए, उनके मीनिंग, उनके कंसेप्ट, उनके कंपोनेंट्स और उनके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, इस लेक्चर में अब हम ये हमारा एक स्पेशल लेक्चर और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो क्लास 12th बोर्ड्स के अंदर बहुत रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज इन गिवन रेशियो ड्यू टू गिवन ट्रांजैक्शन। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट रेशियोज डिस्कस कर चुके हैं और उनके फॉर्मूलाज पे डिस्कशन कर चुके हैं। अब जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करने वाले हैं उन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में होगा क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक रेशियो आपको दे देगा, कोई भी एक रेशियो दे देगा और जैसे कोई भी रेशियो दे दिया, लेट सपोज 2:1, करंट रेशियो की हम बात करें कि भाई करंट रेशियो दे दिया 2:1। ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1। ठीक है, और फिर नीचे बोलेगा स्टेट गिविंग रीजंस वेदर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और देयर विल बी नो चेंज इन द गिवन रेशियो। अब आपको नीचे वो ढेर सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस देगा, 4, 5, 6, 10 जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे। एग्जाम में इतने नहीं आते, 2 या 3 आते हैं उसके अंदर। और फिर आपसे पूछेगा कि इस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का इस रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या ये रेशियो इंक्रीज होगा, क्या ये रेशियो डिक्रीज होगा, या उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि भाई रेशियो अगर आपको गिवन है, लेट सपोज कि भाई रेशियो है 2:1, तो अगर हम इसका इंक्रीज या इंप्रूव कब बोलेंगे, जब ये 2 से ज्यादा हो जाए। 2 से ज्यादा हो जाए मींस 2.1 हो जाए या 2.5 हो जाए या एनी वैल्यू मोर देन 2 से ज्यादा हो जाए तो वो इंप्रूव या इंक्रीज कहलाएगा। डिक्रीज और डिक्लाइन कब कहलाएगा, जब इसकी वैल्यू 2:1 से घटकर कुछ और हो जाए, 1.5:1 हो जाए, 1.7, 1.91 व्हाटएवर। ठीक है, और नो चेंज विल बी देयर। नो चेंज कब बोलेंगे, जब रेशियो पहले भी 2:1 था और ट्रांजैक्शन करने के बाद भी क्या हो जाए, 2:1 ही रहे, मींस देयर विल बी नो चेंज। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ 3 चीजों पर डिस्कशन करना है। क्या रेशियो हमारा इंप्रूव होगा, क्या रेशियो हमारा डिक्लाइन होगा या डिक्रीज होगा, या रेशियो के अंदर कोई बेसिकली चेंज नहीं आने वाला, ये हम उसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा इसका मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दूं। इन बेसिक कंसेप्ट को बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर हमें वैल्यूज नहीं होती हैं, सिर्फ क्वेश्चन की ट्रांजैक्शन को देखना पड़ता है, उसके डुअल एस्पेक्ट देख करके ये बताना पड़ता है कि रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। अब वहां पर वैसे तो हम वैल्यू लेकर के उसको सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ स्पेशल हिंट्स इसमें दे देता हूं जिसमें आपको देख के समझ आएगा कि भाई ये इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज बेसिकली हो रहा है। हम सबको पता है कि भाई रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स और 2 फेनोमेना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि भाई करंट रेशियो, तो करंट रेशियो जो है ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मींस 2 वेरिएबल के बीच की ही रिलेशनशिप होगी, एक करंट एसेट एक करंट लायबिलिटी है, या जो भी रेशियो आप लो तो उसमें एक वैल्यू न्यूमरेटर वैल्यू होगी एंड सेकंड वैल्यू इज अ डिनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, तो ये रहता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, अच्छा कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको देगा तो या तो वो न्यूमरेटर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा या डिनोमिनेटर के ऊपर इंपैक्ट डालेगा या दोनों पर इंपैक्ट डालेगा। और वो इंपैक्ट क्या होगा, आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसके अलावा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, या तो वो न्यूमरेटर में प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, या डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा माइनस होगा, या दोनों में एक ही वैल्यू प्लस होगी माइनस होगी, या डिफरेंट वैल्यूज प्लस या माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहले मैं इसके बेसिक कंसेप्ट बताता हूं जिससे आपको डायरेक्टली कोई चीज देखकर समझ में आ जाए। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इंपैक्ट सिर्फ क्या हो रहा है, इफ इंपैक्ट इज ऑन न्यूमरेटर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले हम देखें कि अगर इंपैक्ट आपका किसके ऊपर हो रहा है, सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू के ऊपर हो रहा है। तो अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाता प्रीवियस लेवल से कि भाई इंक्रीज इन न्यूमरेटर विल इंक्रीजेस द रेशियो। अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ा, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ा एंड नो चेंज इन डिनोमिनेटर इज देयर, तो आपका रेशियो भी इंक्रीज हो जाएगा। और उसके बाद में इसी में अगर कहूं सेकंड पॉइंट, डिक्रीज इन न्यूमरेटर के अंदर अगर कोई डिक्रीज होगा तो दैट विल डिक्रीजेस द रेशियो। इट मींस एक बात हमको समझ आती है कि न्यूमरेटर की वैल्यू में चेंज होने का डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके रेशियो से। अगर न्यूमरेटर बढ़ा, सिर्फ न्यूमरेटर, हाँ डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा, इफ न्यूमरेटर इंक्रीजेस एंड नो चेंज इन डिनोमिनेटर इज देयर, रेशियो विल आल्सो इंक्रीज। और रेशियो अगर बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम हो जाएगा तो रेशियो भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में देखता हूं सेकंड इसके अंदर इंपैक्ट ऑन डिनोमिनेटर। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर के ऊपर इंपैक्ट होगा, नो चेंज
इन न्यूमरेटर, ठीक है, ये मैं इसमें लेता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, ठीक। ये सिर्फ ये अभी कौन से केसेस हैं जिसमें या तो न्यूमरेटर चेंज होगा या डिनोमिनेटर चेंज होगा। देखिए इसके अंदर फर्स्ट केस क्या लिखूंगा मैं, इंक्रीज इन डिनोमिनेटर। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे पहले क्या था आपका, ये 2 लाख था अपॉन 1 लाख था, तो रेशो क्या था 2/1। और अगर मैं 2 लाख अपॉन क्या कर दूं उसको 1,20,000 कर दूं, तो नेचुरली जब डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो रिजल्टेंट वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 1.67। तो अगर सिर्फ डिनोमिनेटर चेंज होता है और न्यूमरेटर चेंज नहीं होता तो इंक्रीज इन डिनोमिनेटर विल डिक्रीजेस द रेशो को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और वाइसे वर्सा क्या, डिक्रीज इन डिनोमिनेटर विल इंक्रीज द रेशो। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हो जाएगा तो नेचुरली रेशो आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक, फाइन। तो ये मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, जब सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो विदाउट चेंज इन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो विदाउट चेंज इन न्यूमरेटर। अब देखें अगर कोई वैल्यू दोनों के ऊपर इंपैक्ट डालती है, न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो उसका फिर बेसिकली क्या एडजस्टमेंट होता है। तो जरा इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहीं पर ही होता है, ठीक है। तो हम ये कहें इसमें फिर मैं आपको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करता हूं, ठीक है। क्या, इफ गिवन रेशो इज मोर देन 1, अगर आपका गिवन रेशो मोर देन 1 है, ठीक है। इफ गिवन रेशो इज 1, अगर आपका रेशो जो दिया हुआ है वो 1:1 या 1 ही है। और इफ गिवन रेशो इज लेस देन 1, अगर आपका रेशो लेस देन 1 है, 1 से कम है, जैसे 0.8, 0.5, 0.6 और मोर देन 1, 2, 3, 4, 1.5 वॉटएवर, ठीक है। तो ये या तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए कि वो उसके अंदर रेशो 1 से ज्यादा है, रेशो एग्जैक्टली 1 है या रेशो लेस देन 1 है। फिर उसके अकॉर्डिंगली हम हमारी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या होगा इसके अंदर, इस केस के अंदर अगर रेशो इज मोर देन 1 और दोनों पे चेंज आ रहा है, हाँ, चेंज इन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, तो अगर मैं कहूं इफ देयर इज डिक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम वैल्यू, अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से डिक्रीज होता है तो उस केस में आपका रेशो का क्या होगा, रेशो विल इंक्रीज, आपका रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखें, हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ओके। जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपका रेशो है 2 लाख अपॉन 2:1 बोला है ना, तो 2:1 में हमें वैल्यू पुट करनी पड़ती है 2 लाख और 1 लाख। अब मान लीजिए मैं यहां से कोई एक वैल्यू है 20,000 इधर से डिडक्ट करता हूं, 20,000 इधर से डिडक्ट करता हूं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1,80,000 अपॉन व्हाट 80,000, तो हमारा 1,80,000 डिवाइडेड बाय 80 विल बी व्हाट 2.25। पहले 2 था और अब 2.25 है, तो क्या हो गया, हमारा रेशो इंक्रीज हो जाएगा। तो सेम वैल्यू अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से माइनस हो जाए तो उस केस में रेशो विल इंक्रीज व्हेन रेशो इज मोर देन 1। और इसी के उल्टे सेकंड क्या होगा, इंक्रीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ वॉट, विथ सेम अमाउंट के साथ होगा। तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, वहां पर रेशो इंक्रीज हो रहा था, यहां पर रेशो विल डिक्रीज। तो फिर उस केस में हम लिखेंगे रेशो विल डिक्रीज, कोई भी रेशो होगा वो बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसी में एग्जांपल लूं कि यहां पर मेरा 2 लाख और इसको प्लस 20 वही कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2,20,000 अपॉन 1,20,000। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 विल बी 1.83। तो रेशो विल डिक्रीज, रेशो अपने आप में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तब की बात है जब रेशो आपका क्या होगा, मोर देन 1 होगा। अगर आप देखें क्वेश्चन में कि रेशो अगर 1 से ज्यादा है और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर सेम वैल्यू माइनस होती है तो रेशो बढ़ेगा, सेम वैल्यू प्लस होती है तो रेशो कम हो जाएगा, ओके। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज व्हाट, व्हेन रेशो इज इक्वल, ठीक है। अब इसके अंदर फिर वही लेता हूं मैं केस, डिक्रीज इन
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ सेम वैल्यू के साथ इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो यहां पर हम इसको सिंपली बोल सकते हैं देयर विल बी व्हाट, नो चेंज। ठीक है, अगर रेशो आपका सेम है तो चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, देयर विल बी नो चेंज, उसके ऊपर कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं स्कोर आगे नहीं बढ़ा रहा। जैसे अब मैं सिंपल से बोलता हूं कि भाई ये 1 लाख अपॉन 1 लाख, तो 1:1 बोला गया तो मैंने वैल्यू रखी। अब मैं यहां से 20,000 माइनस कर दूंगा, इधर से भी 20, तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 80,000 एंड 80,000, तो रेशो विल बी 1:1। अगर बढ़ा भी दूंगा तो 1,20,000 अपॉन 1,20,000 अगेन 1:1। तो याद रखें कि अगर आपका रेशो 1:1 है और उसके अंदर सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड होती है तो देयर विल बी नो चेंज, चाहे वो डिक्रीज हो और वेदर इट इज एन इंक्रीज, दोनों केसेस में क्या होगा, नो चेंज ही रहने वाला है। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, नाउ कम टू द रेशो। थर्ड केस व्हेन रेशो इज लेस देन 1, तो फर्स्ट केस क्या लूं मैं, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम वैल्यू। हम किससे कर रहे हैं, सेम वैल्यू से कर रहे हैं। तो यहां पर रेशो विल इंक्रीज था तो नेचुरली यहां पर क्या हो जाएगा, रेशो विल डिक्रीज। आपका जो रेशो है, गिवन रेशो, वो क्या हो जाएगा, रेशो विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सेकंड इस केस के अंदर लेता हूं मैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ numerator and denominator with same amount या by same amount। तो in this case ratio will increase, इस केस में रेशो क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। लेट सपोज कि अगर आपका ये 80,000 अपॉन 1 लाख की वैल्यू है, ओके, तो अब ये आपका रेशो 0.8 अपॉन 1 देके रखा है उसने, 0.8 है ना। अब इसके अंदर कोई भी एक वैल्यू में दोनों साइड से माइनस करता हूं। लेट सपोज आई एम डिडक्टिंग 20,000 फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज 20,000 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो वैल्यू विल बी 60,000 अपॉन व्हाट, 80,000। तो 60 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल्स टू 0.75। पहले कितना था, 0.8, अब कितना हो गया, 0.75। और अगर मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं 80,000 प्लस 20,000 अपॉन 1 लाख प्लस 20,000, तो आंसर विल बी 1 लाख अपॉन 1,20,000। तो 1 लाख अपॉन 1,20,000 विल बी 0.83। पहले कितना था, उसमें 0.8 था और अब बढ़कर के 0.83 हो गया। तो आप सबसे पहले, अच्छा फिर ये तो हमारे केसेस हैं, ये मैंने आपको बताया कि रेशो इज मोर देन 1, रेशो अगर 1 से ज्यादा हो और अगर सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस हो रही है तो रेशो इंक्रीज, सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्लस हो रही है तो रेशो विल डिक्रीज, और अगर रेशो 1 है तो सेम वैल्यू से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो नो चेंज। रेशो लेस देन 1 है तो इसका जस्ट ऑपोजिट। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिसाइड्स जब आप बोलेंगे कि सर अगर डिफरेंट वैल्यू से चेंज हो, तो मैं डिफरेंट वैल्यू से चेंज हो तो इसके पहले मैंने आपको बताया तो सही कि न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर में अगर प्लस होगा तो रेशो बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो रेशो कम हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, अब यहाँ कोई एक वैल्यू 50 से प्लस होती है और एक वैल्यू 30 से प्लस होती है, तो अंडरस्टूड है न्यूमरेटर का वेटेज ज्यादा है और न्यूमरेटर बढ़ेगा तो रेशो भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। एनीवे, ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अब मैं आगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके बता रहा हूं जिसके अंदर हमारे पास रीजंस होंगे। वैसे तो हम वैल्यू पुट करके उसको प्रूव करेंगे, है ना, और फिर हम ये उससे आपको सिर्फ देख करके समझ में आ जाए कि हाँ अब ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होने वाला है, इसलिए मैंने ये आपको बताया था। अब हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले हम उठाएंगे इसके अंदर करंट रेशो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है करंट रेशो ऑफ अ कंपनी 2:1 है। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंप्रूव, रिड्यूस और नॉट चेंज द रेशो। ठीक है, मैं अब आपको फर्स्ट के 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो पूरे आपको बता दूंगा, उसके बाद सिर्फ ये बताऊंगा इंक्रीज या डिक्रीज और उसके पीछे के रीजंस। ठीक है, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे हमको करना है कि हमें करंट रेशो देके रखा है 2:1, 2:1 का करंट रेशो हमको मेंशन्ड है ना। अब पहले 2:1 है तो हम एक वैल्यू पुट करेंगे भाई 2:1 में क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको 2 लाख और 1 लाख लेके चलता हूँ सबसे सेफ। ठीक है, तो ये हो गई मेरी वैल्यू, 2 लाख इज द न्यूमरेटर एंड 1 लाख इज द डिनोमिनेटर। ठीक है, अब जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस ट्रांजेक्शन का मैं इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे इंपैक्ट देखूंगा। देखिए सिंपल सा फंडा है,
अकाउंटेंसी इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट चेक करने, जस्ट लाइक अकाउंटिंग इक्वेशंस इन क्लास 11th, जैसे वहां पर हम प्लस माइनस करते थे ना, वहां पर हम करंट एसेट और लायबिलिटी पे देखते थे, यहां पर हम इन दोनों में से किसी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा ये देखेंगे, ठीक है। तो आपका सिंपल सा फंडा है, आप दो इफेक्ट देखें और फिर वो दो इफेक्ट्स माइंड में सोच लें, फिर ये देखिए क्या करंट एसेट और करंट, मतलब जैसे यहां करंट रेशो दिया है तो क्या करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट होता है या करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट होता है, तो फिर प्लस माइनस अकॉर्डिंगली कर दे। तो ये मेरी ऊपर करंट एसेट है, नीचे मेरी करंट लायबिलिटी है, और आपको पता है भाई करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज एक्चुअली कौन सी होती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज रीपेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी। एक करंट लायबिलिटी का रीपेमेंट किया तो रीपेमेंट करेंगे तो करंट लायबिलिटी विल डिक्रीज। एक भी कोई भी वैल्यू उठा लेते हैं, 30,000, 40,000, 30,000 मिले तो करंट लायबिलिटी मेरी क्या हो गई, डिक्रीज। डिनोमिनेटर में करंट लायबिलिटी है, और इसका पेमेंट कैसे होगा भाई, पेमेंट हो रहा है तो नेचुरली इन फॉर्म ऑफ कैश, एंड कैश इज अ करंट एसेट, मींस करंट एसेट विल आल्सो डिक्रीज। तो ये कितना हो गया, 1,70,000 अपॉन 1 लाख। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने इतना तो आपको ये लिखने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपने यहां देख लिया कि सेम वैल्यू रेशो 2 से 1 से ऊपर है, ठीक है, सेम वैल्यू दोनों जगह से क्या हो रही है, माइनस हो रही है, इट मींस रेशो विल इंक्रीज। इन दिस केस रेशो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, तो रेशो विल इंक्रीज, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज के अंदर आंसर। उसने क्या बोला हमसे, स्टेट गिविंग रीजंस, रीजन बताइए, तो भाई ठीक है नेचुरली रीजन बताना हमको, तो रीजन क्या बनेगा हमारा, इसमें हम इसका रीजन लिखेंगे, पेमेंट ऑफ करंट लायबिलिटी विल decreases the current liability as well as the current asset, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्या, कैश, ठीक है। सो ये अपना हो गया, ठीक है। सो बोथ विल डिक्रीजेस विथ सेम अमाउंट, सो रेशो विल इंप्रूव, आपका रेशो क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। दिस इज द रीजन, ये हो गया हमारा रीजन। फटाफट फाइन, ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा पॉइंट सॉल्व हो गया। इसके अंदर क्या पूछा उसने कि भाई एक ही वैल्यू से, मैंने आपसे इसलिए मैंने पहले बता दिया था आपको कि एक ही वैल्यू हो तो आपको उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैंने आगे यहाँ पर सॉल्व भी नहीं किया कि मेरी वैल्यू क्या रही, वैसे 1.7:1 आ रही है, ये हो रहा है हमारा 70,000, तो ये वैल्यू जो होगी हमारी बढ़कर आएगी, फाइन। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। सेकंड, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो सेम रखता हूं मैं, ऊपर CA नीचे CL, वैल्यू कितनी है 2 लाख अपॉन 1 लाख। अब इसने क्या कहा है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश। तो देखिए गुड्स अगर हम परचेज करेंगे तो एक मेरा स्टॉक बढ़ेगा और मेरा कैश कम हो जाएगा। स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो मान लीजिए कोई भी एक वैल्यू लेता हूं मैं 40,000, तो 40,000 से मेरा क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, और क्या कम हो जाएगा, कैश में बाय किया है तो कैश माइनस हो जाएगा। यहां पर क्या था, लायबिलिटी, कोई भी क्रेडिटर्स माइनस हो रहा था और यहां पर से कैश माइनस हो रही थी, फाइन। अब देखिए सेम वैल्यू से प्लस, सेम वैल्यू से माइनस, तो घूम फिर कर क्या हो गया, 2 लाख plus 40 minus 2 lakh, 40 will be 2 lakh upon 1 lakh is equals to 2:1. तो आंसर will be what, there will be no change in the ratio, ठीक है, आपका रेशो इसके अंदर चेंज नहीं होगा। और रीजन में क्या डालेंगे उसमें, since given transaction increases one current asset, कौन सी थी वो, स्टॉक, and decreases other current asset, that is what, cash, by the same amount। हम क्या लिख रहे हैं इसमें, by the same amount, so there will be no change in numerator and hence no change in रेशो, ठीक है जी। ये हमारा इसके अंदर रीजन आ गया। अब मैं रीजन आपको पूरा लिखूंगा नहीं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है, वीडियो लंबा हो जाता है। अब मैं सिर्फ आपको रीजन बोलता जाऊंगा और अकॉर्डिंगली फिर आप उसके अकॉर्डिंगली समझते जाएंगे उसमें, ठीक, फाइन। जी थर्ड हमारा केस है, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹2,000, बुक वैल्यू 25,000। सेम क्वेश्चन है, इसमें करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको वैल्यू रखता हूं 2 लाख और इसको वैल्यू रखता हूं मैं 1 लाख, ठीक है जी। इसने क्या कहा है, सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट फॉर ₹20, बुक वैल्यू 25। एक ऑफिस इक्विपमेंट था हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट होता है हमारी फिक्स्ड एसेट, कितने का था, 25 का, हमने उसको बेचा कितने में, 20,000 कैश
कैश में 25,000 का ऑफिस इक्विपमेंट जब 20,000 रुपीज में सेल होगा तो देयर विल बी अ लॉस ऑफ रुपीज व्हाट 5,000, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे ही करते थे, फिक्स्ड एसेट में से माइनस, कैश में प्लस और लॉस है तो कैपिटल के अंदर से माइनस। तो बस सेम टू सेम फंडा ध्यान रखिए। अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट क्या हो जाएगी हमारी माइनस, कैश क्या हो जाएगा हमारा प्लस, लॉस कंपनी है तो कंपनी का जो लॉस है वो उसके स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल जो है फाइनली किस में जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो अब मुझे यहाँ पर 3 एडजस्टमेंट्स हैं, तो सबसे पहले मैं चेक करूं कौन कौन से एडजस्टमेंट मेरे यहाँ पर लग रहे हैं। फिक्स्ड एसेट मेरे काम का नहीं है, क्यों, क्योंकि मेरा यहाँ पर करंट रेशो है, करंट रेशो में फिक्स्ड एसेट होता नहीं है, सिर्फ करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज होती है। कैश मेरे यहाँ पर काम का है तो कैश विल इंक्रीज, सेल है तो कैश विल इंक्रीज, ये हाँ कैश विल इंक्रीजेस बाय रुपीज व्हाट 20,000, ये हो गया। और लॉस यहाँ पे क्योंकि मेरा रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है तो नो एडजस्टमेंट विल बी डन इन लॉस। मैंने अभी क्या बताया आपको, इफ ओनली न्यूमरेटर विल इंक्रीज रेशो इटसेल्फ विल इंक्रीज, रेशो भी क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा रेशो विल इंक्रीज। और इसका रीजन क्या डालेंगे हम कि सिंस गिवन ड्यू टू गिवन ट्रांजेक्शन ओनली करंट एसेट इज इंक्रीजिंग एंड two aspects are not included in this given ratio, so due to increase in numerator our ratio will also improve। ठीक है, ये next transaction is purchase of goods on credit। अब देखिए purchase of goods, goods purchase करेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा, वैल्यू इसके अंदर दी नहीं है, मैं आप 30,000 ले लेता हूँ, मैंने स्टॉक परचेज किया 30,000 का ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मींस हमने उधारी पर लिया है, वी आर नॉट पेइंग कैश, कैश नहीं जा रहा हमारे पास से, फिर उधारी पर लिया तो मींस आवर क्रेडिटर्स विल इंक्रीज, तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे बाय रुपीज 30,000। तो स्टॉक इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ व्हाट करंट एसेट एंड क्रेडिटर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, मींस स्टॉक भी बढ़ेगा, करंट एसेट भी बढ़ेगी और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे। ये मेरे हो गए क्रेडिटर्स और ये मेरा इंक्रीज हो जाएगा स्टॉक। और अभी मैंने आपको क्या बताया था, रेशो देखें मोर देन वन है, दोनों वैल्यूज इंक्रीज हो रही हैं तो नेचुरली रेशो विल डिक्रीज, तो यहां पर हम लिखेंगे रेशो विल डिक्रीज, रेशो क्या हो जाएगा आपका डिक्लाइन हो जाएगा। और इसके रीजन के अंदर आप डाल देंगे सिंस गिवन ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय इक्वल अमाउंट, सो गिवन रेशो विल डिक्रीज। कम टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 30,000 कॉस्टिंग रुपीज 25,000। अभी तक हमने, इससे पहले हमारा जो ट्रांजेक्शन था उसमें हमने इक्विपमेंट एक्चुअली सेल किया था, नाउ हियर वी आर सेलिंग द गुड्स। तो जब आपका गुड्स सेल होगा तो आपका क्या माइनस हो जाएगा, स्टॉक विल डिक्रीज, और वैल्यू दे रखी है स्टॉक विल डिक्रीजेस बाय कॉस्ट प्राइस 25,000 से स्टॉक डिक्रीज। कैश में बेचा सेल ऑफ गुड्स कुछ मेंशन नहीं है तो हम उसको कैश मानेंगे, तो कैश में सेल किया है 25, और अगर आप इसको डेटर्स भी मान लेते हो तो कोई इंपैक्ट, कोई उससे फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि डेटर्स एंड कैश बोथ आर करंट एसेट, तो अल्टीमेटली करंट एसेट पे इंपैक्ट पड़ेगा। 25,000 का गुड्स 30,000 में सेल करेंगे तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। ठीक है, चलिए एक एक करके डिसेक्शन करते हैं इसका। स्टॉक जो है दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट माइनस हो रही है 25,000 से, कैश इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करंट एसेट प्लस हो रहा है बट बाय 30,000, एंड प्रॉफिट एंड पी एंड एल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट रिटेन्ड अर्निंग्स दैट इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो मैं यहीं से करता हूं, एक में स्टॉक को माइनस करूंगा बाय रुपीज 25,000, ये क्या हुआ मेरा माइनस स्टॉक, और कैश विल इंक्रीजेस बाय 30,000 और ऊपर मैंने लिख दिया कैश। तो अगर मेरी रिजल्टेंट वैल्यू होगी तो क्या बन जाएगी इसमें 2,05,000 अपॉन 1 लाख, तो 2.05। या मैंने आपसे कहा कि सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ा, डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ तो रेशो विल ऑल्सो इंक्रीज, तो मैं यहां पे लिख दूंगा रेशो विल इंक्रीज। और इसके रीजन के अंदर आप जो ये हमने लिखा है ये पूरा का पूरा डाल देना, सिंस the given transaction increases the value of numerator by 30 and decreases the value of numerator by rupees 25, so net improvement in numerator is there, so our ratio will increase। fine, ये हम कर सकते हैं उसमें। next point is payment of declared dividend या payment of dividend। देखिए मैं आपको बताता हूँ payment of declared dividend, इसका मीनिंग ये होता है कि कंपनी ने, अच्छा ऐसा नहीं होता कि कंपनी सीधे उठा करके डिविडेंड पे कर देती है, पहले उसका अनाउंसमेंट होता है, नोटिफिकेशन आता है कि वी आर गोइंग टू
डिस्ट्रीब्यूट सच अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और फिर उसको विद इन 30 डेज क्या करना पड़ता है, डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ता है। तो जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो डिविडेंड विल बिकम अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बन गया था, डिक्लेयर्ड बोला है, मींस ये करंट लायबिलिटी का पार्ट था। और पेमेंट किस में करेंगे, वी विल मेक द पेमेंट इन कैश, तो करंट लायबिलिटी भी माइनस हो जाएगी और कैश भी हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा करंट लायबिलिटी जो डिविडेंड था, आउटस्टैंडिंग डिविडेंड था, और करंट एसेट कौन सी थी, कैश। तो सेम अमाउंट से करंट एसेट और सेम अमाउंट से करंट लायबिलिटी विल डिक्रीज। मान लीजिए 50,000 है तो 50,000 से माइनस हो जाएगा, क्या माइनस होगा, ये कैश, और इधर से भी 50,000 माइनस हो जाएगा, क्या, इसमें आउटस्टैंडिंग डिविडेंड या अनपेड डिविडेंड जिसको हम बोलते हैं। तो रिजल्टेंट वैल्यू विल बी 1,50,000/50। और मैं इसमें फिर मत पढ़िए आप इतना, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर रेशो 2:1 से ऊपर है और सिमिलर अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फाइनली रेशो विल इंप्रूव, आपका रेशो क्या हो जाएगा, रेशो विल इंक्रीज, आपका रेशो बढ़ जाएगा। और रीजन के अंदर जो मैंने आपको बताया वापस कर डाल सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब आपको डिबेंचर्स को रिडीम करना है, तो देखिए फर्स्ट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आपका डिबेंचर्स। मान लें हमने डिबेंचर्स रिडीम किए बाय ₹50,000, तो डिबेंचर रिडम्पशन का मतलब होता है डिबेंचर का रीपेमेंट करना, उनका पेमेंट वापस करना। तो ये कर दिया, और पेमेंट किस में वापस होगा, कैश के फॉर्म में, तो कैश विल आल्सो डिक्रीज, ठीक है। अच्छा एक बात और, डिबेंचर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, नॉट अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की सब हेडिंग के अंदर आता है, ओके। एंड कैश इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो करंट एसेट पे तो इंपैक्ट समझ आ रहा है कितना, -50, बट करंट लायबिलिटी के ऊपर देयर इज नो चेंज, तो ये कितना हो गया, 1,50,000/1,00,000। इतना भी मत सोचिए, सिर्फ न्यूमरेटर की वैल्यू माइनस हो रही है एंड नो चेंज इन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर कम होगा तो रेशो को क्या कर देगा, रेशो विल डिक्लाइन, आपका रेशो जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसके पीछे रीजन आप दे सकते हैं कि ओनली न्यूमरेटर वैल्यू इज डिक्रीजिंग विद नो चेंज इन डिनोमिनेटर, तो सो रेशो विल डिक्लाइन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है और ये प्योरली आपके कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश, हमने लूज टूल बाय किए कैश में, ठीक है। तो मैं अभी जरा इधर अपना लेते हैं, देखिए सबसे पहले इंपैक्ट पड़ेगा किस पर, लूज टूल्स। परचेज किए तो बढ़ जाएंगे, लेट्स सपोज 20,000 से मेरे लूज टूल्स बढ़ गए, अब परचेज किए तो वी आर पेइंग थ्रू कैश, और लिखा भी है कैश में, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस बाय ₹20,000। अब सबसे पहले मैं बात करूं तो कैश की, तो कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, तो करंट एसेट मेरी यहां से डिक्रीज हो रही है 20,000 से कैश। एंड सेकेंड, लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। एंड इन्वेंट्री इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, वी आर बाइंग द लूज टूल्स। तो मैं कहूंगा नो, एक्चुअली व्हेनेवर वी यूज टू कैलकुलेट करंट रेशो, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, तो हम इसके अंदर करंट एसेट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। करंट एसेट के अंदर आएंगी आपकी करंट इन्वेस्टमेंट, सेकंड होता है इन्वेंट्री, थर्ड होता है ट्रेड रिसीवेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अभी मैं इस पर नहीं जा रहा। ये जो इन्वेंट्री है, इस इन्वेंट्री के अंदर 3 टाइप्स की, वैसे तो बैलेंस शीट के अंदर 5 टाइप्स की इन्वेंट्री होती है, बट रेशो में हम सिर्फ 3 टाइप की इन्वेंट्री लेते हैं। एक होती है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ WIP, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, और इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स। तो वैसे बैलेंस शीट में 5 इन्वेंट्रीज इन्वेंट्री में इंक्लूड की जाती हैं, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशो वी ओनली कंसीडर रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, हम इन दोनों को एक्सक्लूड करके लेके चलते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसके अंदर करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल्स नहीं है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये। और इसमें क्या होता है, स्टूडेंट अक्सर ये जब पढ़ता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई इन्वेंट्री ऑफ लूज टूल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि करंट रेशो कैलकुलेट करते टाइम लूज टूल्स की इन्वेंट्री को करंट रेशो का पार्ट नहीं माना जाता। एनीवे, ओनली न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, न्यूमरेटर डिक्रीज हो रहा है तो नेचुरली रेशो विल डिक्रीज, आपका रेशो डिक्रीज हो जाएगा। और इस के अंदर आपका एक्सप्लेनेशन जो है, वो जो रीजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो रीजन आपको लिखना पड़ेगा और ये शो करना पड़ेगा कि लूज टूल इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट एसेट व्हाइल कैलकुलेटिंग द करंट रेशो, सो देयर विल बी नो चेंज इन करंट एसेट ड्यू टू परचेज ऑफ लूज टूल्स, बट
वी आर परचेजिंग द लूज टूल्स अगेंस्ट द कैश, सो अवर कैश विल डिक्रीज, दैट डिक्रीजेस द करंट रेशियो, करंट दैट डिक्रीजेस द करंट एसेट एंड करंट एसेट विल डिक्रीजेस द न्यूमरेटर वैल्यू ओनली, सो ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूमरेटर आवर रेशियो विल आल्सो डिक्रीज। आप इसको ऐसा बेसिकली लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज रिसीट ऑफ चेक फ्रॉम अ डेटर। आपको एक डेटर से चेक मिला, तो डेटर से चेक मिलेगा तो डेटर्स की वैल्यू माइनस और बैंक क्या हो जाएगा प्लस, ये भी करंट एसेट है, ये भी करंट एसेट है, तो सेम वैल्यू से माइनस 20,000 ले लें और सेम वैल्यू से प्लस, क्या माइनस होगा, डेटर्स विल डिक्रीजेस एंड बैंक बैलेंस विल इंक्रीजेस, तो घूम फिर कर क्या हो जाएगा 2 लाख अपॉन 1 लाख, और हम इसको बोल सकते हैं नो चेंज इन रेशियो विल बी देयर। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अगेंस्ट चेक, फिर वही का वही, देखिए वो सेम इसी तरह का ट्रांजेक्शन है और ये ट्रांजेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इससे पहले भी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट थ्रू चेक, चेक के थ्रू, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक फिक्स्ड एसेट माइनस हो जाएगी, लेट्स सपोज 30,000, और आपके पास चेक आएगा तो बैंक विल इंक्रीज, और फिक्स्ड एसेट तो उसमें रिकॉर्डेबल ही नहीं है, बैंक इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, करंट एसेट, तो 30,000 से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, और जब सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ता है तो रेशियो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होता है। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लोन रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स। ये लॉन्ग टर्म लोन रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स, अब यहां पर आपको कंफ्यूज किया गया है, वर्ड यूज किया गया है लॉन्ग टर्म लोन रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स। अगर यहां पर सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन होता, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, इसमें ये एक नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाती, बट इसने क्या बोला, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन रीपेएबल विद इन 12 मंथ्स, तो जो 12 मंथ के अंदर रीपेएबल होने वाला होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, हम उसको करंट लाइबिलिटी के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर डाल देते हैं, या अगर डिबेंचर है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर उसको डाल देते हैं। उसका एक डेडिकेटेड लेक्चर है, आप बैलेंस शीट वाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूरा लेक्चर देख सकते हैं कि मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज रीपेएबल, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स इसको हम बोलते हैं, ठीक है, फाइन, तो हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है एक्चुअली, इट इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी विल डिक्रीज, और रीपेमेंट कर रहे हैं तो करंट एसेट विल आल्सो डिक्रीज, तो सेम अमाउंट से हमारी करंट लाइबिलिटी माइनस हो जाएगी और करंट एसेट भी माइनस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कैश, और ये क्या होगा हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स या अदर करंट लाइबिलिटीज। और अभी मैंने आपको बताया दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से माइनस होगा, रेशो 1 से ऊपर होगा तो रेशो विल इंक्रीज, हमारा रेशो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली अवर रेशो विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स वाज अ बिल पेबल ऑफ ₹9,000 व्हिच वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, बिल्स पेबल था, तो आपको पता है बैलेंस शीट में बिल पेबल इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मींस करंट लायबिलिटी, हम मेट ऑन मैच्योरिटी मतलब हमें एक लाइबिलिटी का पेमेंट करना था, हमारे लिए बिल्स पेबल था, है ना, बिल्स पेबल जिसको हम बोलते हैं, क्लास 11 में आपने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, उसका हमने पेमेंट कर दिया 9,000 का, तो ट्रेड पेबल डिक्रीजेस बाय 9,000, पेमेंट कर दिया तो कैश विल आल्सो डिक्रीजेस बाय 9,000, तो करंट लाइबिलिटी और करंट एसेट दोनों सेम वैल्यू से डिक्रीज हो रही है, तो इन दिस केस रेशियो विल इंक्रीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट पॉइंट इज इशूड ₹2 लाख इक्विटी शेयर्स टू द वेंडर ऑफ अ मशीन, इसको बोलते हैं ना हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला चैप्टर हमने पढ़ा, इसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, दो इफेक्ट देखना है हमको, तो फर्स्ट इज व्हाट, मशीनरी हमने बाय की तो मशीनरी इंक्रीज हो जाएगी, लेट्स सपोज 50,000, और इस मशीनरी क्या कि हमने कैश पेमेंट नहीं किया, वी आर जस्ट इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, तो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल विल आल्सो इंक्रीजेस बाय ₹50,000। अनफॉर्चुनेटली ना तो मशीनरी आप इसमें से करंट एसेट और करंट, ये तो क्या है नॉन करंट एसेट है, और इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, हमें तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी पे इंपैक्ट देखना, मींस नो इंपैक्ट ऑन न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, सो नो चेंज इन रेशियो विल बी देयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, एक क्रेडिटर ने हमारे नाम से एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, पहले क्रेडिटर था अब उसने हमको क्या कर दिया, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, मींस हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, तो इससे क्या इंपैक्ट होगा, देखिए आपके क्रेडिटर्स डिक्रीज हो जाएंगे और बिल्स पेबल इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्रेडिटर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेड पेबल, तो क्रेडिटर मतलब और ये दोनों करंट लायबिलिटी का पार्ट है, करंट लायबिलिटी में ही इंक्रीज हो गया, करंट लायबिलिटी में ही डिक्रीज हो गया, कोई भी वैल्यू माइनस 10,000 हो गई और प्लस क्या हो जाएगी 10,000, क्रेडिटर माइनस और बिल्स पेबल प्लस, घूम फिर कर वैल्यू 2 लाख अपॉन 1 लाख, तो नो चेंज विल बी अल्टीमेटली
अल्टीमेटली देयर। करंट रेशो के ऊपर हमने इफेक्ट देख लिया। नाउ सेकंड इज द क्विक रेशो। अब हम क्विक रेशो से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं देखेंगे। वैसे भी क्विक रेशो और करंट रेशो में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ इन्वेंट्री वाले ट्रांजैक्शंस में ध्यान रखिएगा। ओके फाइन। क्विक रेशो फॉर कंपनीज 1.7:1। आपको पता है कि भाई क्विक रेशो का जो फॉर्मूला होता है वो क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी होती है, और क्विक असेट जो होती है वो करंट असेट माइनस इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री एज वेल एज प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, तो इसमें इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस जो है बस इसका आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये गिवन है 1.7:1, तो ये हो गई हमारी क्विक असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 1.7 मीन्स 1,70,000 अपॉन 1 लाख ले लेते हैं, 1.7:1 दे रखा है। ठीक है जी, पढ़े आगे। अच्छा, फिर वही बात आप ध्यान रखिएगा, रेशो इज मोर देन 1, तो वही जो फंडा है हमारा वही हमें इसके अंदर चलाना है। परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश, तो अब देखिए सबसे पहले आपकी इन्वेंट्री बढ़ेगी, आपके पास से कैश माइनस हो जाएगी। इन्वेंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट, इन्वेंट्री क्विक एसेट में होती नहीं है, लेकिन कैश इसके अंदर से होता है। माइनस कोई अमाउंट दी नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर 1,70,000 माइनस कर देता हूँ। ठीक है, इन्वेंट्री नहीं है, इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना इसमें इन्वेंट्री से रिलेटेड या प्रीपेड एक्सपेंस से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन आएंगे, घुमाएंगे आपको। ठीक है, ओनली न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, तो हम यहां लिख सकते हैं रेशो विल डिक्रीज, और रीजन आप इसका बेसिकली डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो देखिए ये 1,70,000 ये है अपॉन 1 लाख, ये क्विक एसेट है, दिस इज करंट लायबिलिटी। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, तो क्या हुआ, पहले मेरे पास कैश आया और मेरे डेटर्स कम हो गए। कैश करंट एसेट या क्विक एसेट का पार्ट है, हाँ, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटाने, तो कैश मेरे पास आया मान लीजिए 30,000, और ये मेरे पास कैश का इंक्रीज हुआ और मेरे पास से डेटर्स डिक्रीज हो गए 30,000 रुपीज के, तो डेटर डिक्रीज, तो सेम वैल्यू से इंक्रीज सेम वैल्यू से डिक्रीज, तो देयर विल बी नो चेंज इन रेशो, आपका रेशो बेसिकली चेंज नहीं होगा। रीजन आप यहां से देखकर लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹60,000। हमने गुड्स बेचा तो स्टॉक मेरा 10,000 से माइनस हो जाएगा, बट स्टॉक इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट, एंड फॉर ₹60 कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको कैश में बेचेंगे, तो कैश इज इंक्रीजेस बाय 60, तो स्टॉक तो इधर आएगा नहीं क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द क्विक एसेट, बट हमारा कैश क्या हो जाएगा 60,000 से बढ़ जाएगा। न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है तो रेशो विल व्हाट इंक्रीज, आपका रेशो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और रीजन जो मैंने आपको दिया वो रीजन आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 फॉर ₹7,500। आपने फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर बेचा आपने 10,000 रुपीज से, नॉन करंट एसेट माइनस हो गई, कैश आपके पास आ गया 7,500, कैश प्लस हो गया विच इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, और इस पे लॉस हुआ कितने रुपए का 2,500 का, तो लॉस इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, उसका यहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मींस फाइनली ओनली रेशो 7,500 इज एडेड इन न्यूमरेटर, सिर्फ न्यूमरेटर बढ़ रहा है, नो चेंज इन डिनोमिनेटर, तो रेशो विल आल्सो इंक्रीज। और उसके बाद फिर वही आ गया पेमेंट ऑफ डिविडेंड। हमारा लास्ट जो है वो पेमेंट ऑफ डिविडेंड है। देखिए मैंने आपसे बताया था कि भाई अभी डिविडेंड, इसको ऐसा अगर पेमेंट ऑफ डिविडेंड दिया हो तो ये मानना चाहिए कि भाई डिक्लेयर्ड डिविडेंड है और इसको डिक्लेयर कर दिया गया, पे नहीं किया गया, तो इफ इट इज अ डिक्लेयर्ड डिविडेंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि कैश में पे कर रहे हैं तो कैश विल आल्सो डिक्रीज सेम अमाउंट से। तो लेट सपोज मैं इधर भी 40 से माइनस करता हूं, इधर भी 40 से माइनस करता हूं। अब आप देखिए ज्यादा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेशो क्या है, मोर देन 1 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम वैल्यू से डाउन हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली रेशो विल इंक्रीज, रेशो क्या हो जाएगा आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो रेशो विल इंक्रीज, और आपको रीजन और एक्सप्लेनेशन के अंदर ये पॉइंट्स आपको बेसिकली लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेड रेंट ₹3,000 इन एडवांस। अब देखिए इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, पेड रेंट ₹3,000 इन एडवांस, आपने कैश पे कर दिया तो आपको मान लीजिए 5,000 रुपीज, और इन एडवांस बोला गया, तो इन एडवांस बोले तो व्हाट प्रीपेड रेंट बढ़ जाएगा आपका 5,000 से। अच्छा लिसन, कैश आपका क्विक एसेट का पार्ट है, प्रीपेड रेंट करंट एसेट का तो पार्ट है, क्विक एसेट का पार्ट नहीं है साहब, तो ये नहीं कंसीडर होगा, तो ओनली कैश विल बी कंसीडर्ड, तो उस केस में कैश इधर से माइनस हो जाएगा, एंड और फिर कोई दूसरा उसका पार्ट नहीं है तो अल्टीमेटली हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है, ओनली न्यूमरेटर वैल्यू इज डिक्रीजिंग, और अगर न्यूमरेटर वैल्यू डिक्रीज होगी तो रेशो
will also decrease. Quick ratio के बाद now we will move to the debt to equity ratio. Debt to equity ratio, अच्छा क्वेश्चन के अंदर दे रखा है debt to equity ratio is 2:1. तो पहले मैं फॉर्मूले पर तो जाऊं, तो मेरा debt to equity ratio का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट्स, ठीक है, अपॉन व्हाट शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है जी। ये अब लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता है और एक आता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, ये दो चीजें बेसिकली इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब और शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा, शेयर कैपिटल प्लस वॉट रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब हर ट्रांजैक्शन इनका इंपैक्ट इन चीजों पर देखना पड़ेगा। देखिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी को इंटरप्रीट करना तो कंपैरेटिवली इजी है, बट ये डेब्ट इक्विटी रेशियो का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 2:1, 2 मोर देन 1 दिया हुआ है, आप समझ जाइएगा आप। हाँ, तो ये क्या दे के रखा है आपका डेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। मैं लेता हूं इधर 2 लाख और इधर लेता हूं मैं इसमें 1 लाख, क्योंकि वैल्यू कोई ऐसी 1 लाख 2 लाख से ज्यादा है नहीं। चलिए ट्रांजैक्शन नंबर 1, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन। तो मैंने क्या किया, फिक्स्ड एसेट परचेज की, मान लीजिए 30,000 रुपीज की, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ी लॉन्ग टर्म लोन के साथ, तो लॉन्ग टर्म लोन्स बढ़ा मींस लॉन्ग टर्म डेट्स बढ़ गया, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स विल इंक्रीजेस बाय 30, और मेरा सिर्फ न्यूमरेटर वैल्यू बढ़ रही है, ओनली न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, सो रेशियो विल ऑल्सो इंक्रीज, रेशियो भी हमारा बढ़ जाएगा। रीजन आप उसके अंदर उसका डाल दीजिएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आऊं, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 40 एट अ लॉस ऑफ 5। अब ये जरा ध्यान रखिएगा, हाँ ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब यहां पर शेयर होल्डर्स फंड भी आ रहा है, तो हमें इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या बोला उसने, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो आपकी फिक्स्ड एसेट गई कितने की, 40,000 रुपीज की एट अ लॉस ऑफ 5,000, 5,000 के लॉस पर, तो मींस कैश कितना आया आपके पास 35,000 रुपीज प्लस हुआ, और आपका लॉस हो गया कितने का, 5,000 का। लॉस क्या करेगा, आपके शेयर होल्डर्स फंड को रिड्यूस कर देगा। लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाता है, स्टेटमेंट ऑफ P&L शेयर होल्डर्स फंड में जाता है। कैश आपकी करंट एसेट को बढ़ा देगा, फिक्स्ड एसेट आपकी नॉन करंट एसेट को कम कर देगा। ना तो मेरा फिक्स्ड एसेट का यहां पर काम है, ना ही मेरा कैश का यहां पर काम है, मेरा घूम फिर कर अल्टीमेटली काम किसका है, शेयर होल्डर्स फंड का। शेयर होल्डर्स फंड 5,000 से डिक्रीज, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, सो रेशो विल डिक्रीज, आपका रेशो भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बुक वैल्यू 40 फॉर ₹50। अब ये बिल्कुल उसका उल्टा, फिक्स्ड एसेट जो है ये डिक्रीज हो रही है 40,000 से, बेचा कितने में, 50 से, तो कैश इज इंक्रीजिंग बाय 50, और हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कितने का, 10,000 से, तो ये नॉन करंट एसेट माइनस हो गई, और उसके बाद कैश करंट एसेट, और ये शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, शेयर होल्डर्स फंड में प्लस होगा, तो ये तो मेरे इस रेशो में आएगा नहीं, ये भी मेरे इस रेशो में नहीं है, तो शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीजिंग बाय ₹10,000, ओनली डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इंक्रीज होगा तो रेशो विल डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। जैसे ही आप शेयर्स इशू करते हो तो कैश आपके पास बढ़ जाता है, कोई भी एक वैल्यू ले ले 50,000, और आपके इक्विटी शेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, शेयर कैपिटल भी बढ़ेगी ना, तो आपकी इसको इक्विटी शेयर लिखने की बजाय मैं लिखूं शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, इस रेशो का पार्ट नहीं है। शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड, इट मींस शेयर होल्डर फंड विल इंक्रीजेस बाय ₹50,000 एंड नो चेंज इन लॉन्ग टर्म डेट विल बी देयर, ओनली डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, सो डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो रेशो विल व्हाट इंक्रीज, आपका रेशो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ न्यू शेयर्स फॉर कैश। आपके नए शेयर्स कैश में इशू हुए तो कैश आपका बढ़ गया बाय ₹50,000, और आपकी शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगी बाय ₹50,000। इट इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट, जो इस रेशो का पार्ट नहीं है, बट शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर्स फंड, एंड शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीजिंग बाय ₹50,000, ठीक है। डेट्स के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ा नहीं, और अगर आपका शेयर होल्डर्स डिनोमिनेटर बढ़ता है तो अवर रेशो विल डिक्रीज, आपका रेशो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सिंस डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग एंड नो चेंज इन न्यूमरेटर इज अल्टीमेटली देयर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज इशू ऑफ बोनस शेयर्स, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इशू ऑफ बोनस शेयर का फंडा होता है कि बोनस शेयर्स आपको बताऊंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी शेयर्स इशू कर देती है विदाउट एनी कंसिडरेशन। जैसे हमने पढ़ा है ना कि शेयर्स या तो कैश में इशू होते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कैश, विदाउट कैश फॉर मशीनरी के अगेंस्ट, तो इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और ये बोनस है फ्री ऑफ कॉस्ट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो इस केस में आपकी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गई मींस शेयर होल्डर्स फंड इंक्रीज हो गया।
बट कंपनी तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही है, शेयर होल्डर को तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए, बट कंपनी को कहीं ना कहीं से तो इसका मनी का अरेंजमेंट करने का डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहां से डालेंगे आप? तो ये पैसा एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में से लिया जाता है। मान लो अगर आपने 50,000 रुपीज के शेयर इशू किए तो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस को 50,000 रुपीज से माइनस करना पड़ेगा, किसी एग्जिस्टिंग रिजर्व्स में से मनी इधर से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट, नो चेंज इन डिनोमिनेटर विल बी देयर, सो देयर विल बी नो चेंज, आपके रेशो के अंदर कोई चेंज अल्टीमेटली नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया तो हमारे डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे? माइनस। लेट सपोज 50, रिडम्पशन किस में होता है? कैश में। 50 डिबेंचर्स आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, कैश इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। तो इसको भूल जाओ, लॉन्ग टर्म डेट्स में से 50,000 रुपीज माइनस कर देंगे। नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड, ओनली न्यूमरेटर इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज इन न्यूमरेटर डिक्रीजेस द रेशो, रेशो विल आपका क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा अच्छा इसमें, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर वाला चैप्टर मैंने अपलोड कर रखा है, वहां से आप उसको देखिएगा। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स के अंदर एक डिबेंचर होता है कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मींस जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद में शेयर्स में या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डिबेंचर क्या बन गए? शेयर्स बन गए। तो डिबेंचर्स आपके क्या होंगे? माइनस हो जाएंगे। डिबेंचर्स लेट सपोज 50,000 से माइनस, और आपकी शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर्स बन गए तो शेयर कैपिटल विल इंक्रीज। तो आपका अच्छा, डिबेंचर इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स वाइल शेयर कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड प्लस हो रहा है और लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस हो रहा है। अभी ये पहली बार ऐसा केस आया है इस लेक्चर के अंदर कि एक वैल्यू न्यूमरेटर की माइनस और एक वैल्यू प्लस हो रही है। तो ये हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, न्यूमरेटर डिक्रीज डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो नेचुरली रेशो तो डिक्रीज होना ही है। तो ये हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 1,50,000, इट मीन्स रेशो विल डिक्रीजेस द रेशो, आपका रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। लास्ट पॉइंट इज डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का डिक्लेयर किया, पे नहीं किया, याद रखिएगा, अभी सिर्फ डिक्लेयर किया गया। डिक्लेयर करते हैं तो वो कहां से डिक्लेयर होता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट मींस शेयर होल्डर्स फंड आपका डिक्रीज हो जाएगा, और अभी सिर्फ आपका डिक्लेरेशन किया गया तो करंट लायबिलिटी के ऊपर इफेक्ट चला जाएगा, करंट लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। एनीवे, करंट लायबिलिटी मेरे यहां पर इसका पार्ट है नहीं, तो मैं सिर्फ शेयर होल्डर्स फंड को लूंगा। शेयर होल्डर फंड आपका डिक्रीज हो जाएगा, ओनली डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, एंड इफ डिनोमिनेटर डिक्रीजेस रेशो विल इंप्रूव, आपका रेशो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। आफ्टर डेब्ट टू इक्विटी रेशो वी विल मूव टू प्रोप्राइटरी रेशो। तो प्रोप्राइटरी रेशो की पहले बात करूं तो मेरा फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशो इज इक्वल्स टू शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर्स फंड अभी मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ये शेयर कैपिटल होगा और सेकंड रिजर्व्स एंड सरप्लस होगा, ठीक है। और टोटल एसेट तो आपको पता है, सारी टोटल एसेट उसके अंदर आ जाती है। यहां पर दे रखा है 0.8:1, तो अब देखिए याद रखिएगा, हाँ, शेयर होल्डर्स फंड और अपॉन क्या है? टोटल एसेट, और वैल्यू 0.8:1, तो मैं यहाँ पर 80,000 अपॉन 1 लाख ले लेता हूँ। और अगर ज़्यादा वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर बड़ी हो, हाँ ये बड़ी है, तो इसको मैं 8 लाख कर देता हूँ, एक वैल्यू दे रखी है, और इसको 10 लाख कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। बट आप ये याद रखिएगा रेशो इज लेस देन 1। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था क्या करना है। ट्रांजेक्शन नंबर 1, ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम बैंक 2 लाख पेबल आफ्टर 5 इयर्स। हमने बैंक से एक लोन लिया, तो बैंक से लोन लिया तो कैश मेरे पास आया 2 लाख रुपए का, विच इज अ पार्ट ऑफ करंट एसेट। बैंक बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा, और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स, तो मेरा लॉन्ग टर्म डेट्स विल ऑल्सो इंक्रीजेस बाय 2 लाख। अब मुझे यहां पर देखना है कि साहब इसका इंपैक्ट मेरे इस पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा। करंट एसेट इज अ पार्ट ऑफ टोटल एसेट, तो टोटल एसेट मेरी प्लस हो जाएगी, और लॉन्ग टर्म डेट्स इसके अंदर है नहीं, लॉन्ग टर्म डेट्स मींस इसका इसमें काम नहीं है। बैंक विल इंक्रीजेस द टोटल एसेट, तो मेरा 20,000 रुपीज से 2 लाख रुपीज से बढ़ जाएगा। ओनली डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर विल डिक्रीजेस द रेशो, डिक्रीजेस द रेशो, आपका रेशो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज
परचेज्ड अ मशीनरी फॉर कैश ₹75,000, हमने मशीनरी परचेज की कैश में। तो देखिए मशीनरी मेरे पास प्लस हो गई 75,000 से, कैश मेरे पास से माइनस हो गया 75,000। यहां पर दो जो फैक्टर जो दो एलिमेंट्स दिए बस उन्हीं को कंसीडर करना है, ठीक है। क्या होगा, मशीनरी विल इंक्रीजेस द टोटल असेट, टोटल असेट प्लस हो जाएगी और टोटल असेट माइनस भी हो जाएगी। तो सेम वैल्यू से टोटल असेट इंक्रीज, सेम वैल्यू से टोटल असेट विल डिक्रीज, नो चेंज इन शेयर होल्डर्स फंड विल बी देयर। सो रेशो आपका क्या हो जाएगा, नो चेंज विल बी देयर, ठीक है, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट जो इसके अंदर आस्किंग है, रिडीम्ड 5% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फॉर ₹1 लाख। हमने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया, प्रेफरेंस शेयर इज अ पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स फंड। 1 लाख रुपीज से ये शेयर होल्डर्स फंड माइनस हो गया और 1 लाख रुपीज से ही मेरी टोटल असेट भी माइनस हो गई, क्योंकि टोटल क्या असेट का कैश है ना, तो ये मेरा शेयर होल्डर्स फंड भी माइनस और टोटल असेट भी माइनस। तो 1 लाख रुपीज में इधर से भी माइनस करूंगा और 1 लाख रुपीज इधर से भी माइनस करूंगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि अगर रेशो लेस देन 1 हो और सेम वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिक्रीज होती है तो इन दिस केस रेशो विल डिक्रीज। आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, रेशो क्या हो जाएगा आपका डिक्रीज हो जाएगा। नीचे आप उसके पीछे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इशूड इक्विटी शेयर टू द वेंडर ऑफ मशीनरी ₹4 लाख। हमने एक वेंडर था मशीनरी का, 4 लाख रुपए उसको देने थे, हमने शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है। तो वेंडर ऑफ मशीनरी फॉर ₹4 लाख, ठीक है। तो अब देखिए इससे क्या होगा, हमारा शेयर होल्डर्स फंड बढ़ेगा। जैसे मैं कहूँ उसमें हमारी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय ₹4 लाख, ठीक है। और क्या बढ़ेगा, मेरे पास एक मशीनरी आई है तो मशीनरी विल ऑल्सो इंक्रीजेस, तो मेरा शेयर होल्डर्स फंड भी प्लस हो रहा है, मेरी टोटल एसेट भी प्लस हो रही है बाय ₹4 लाख, बाय ₹4 लाख। रेशो लेस देन 1 है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू से इंक्रीज होगा तो रेशो विल ऑल्सो इंक्रीजेस। रेशो आपका क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इंक्रीज। नेक्स्ट रेशो इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हम देखेंगे। क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस, ओपनिंग इन्वेंट्री, purchases, closing inventory, and state giving reason which of the following transaction would increase, decrease or no change, neither increase or decrease the inventory turnover ratio। पहले मैं inventory turnover ratio का आपको फॉर्मूला बताऊं तो inventory turnover ratio is equals to, क्या फॉर्मूला बनता है इसका, CRFO और we can say COGS अपॉन वॉट एवरेज इन्वेंट्री। पूरा फॉर्मूला यहाँ लिखता हूँ मैं, COGS is equals to opening inventory plus net purchases plus direct expenses minus what, closing inventory, and average inventory is equals to opening inventory plus closing inventory divided by 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर पहले हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद जो हमारे इंक्रीज डिक्रीज वाले एडजस्टमेंट्स है वो करने हैं, ठीक है। तो इसने बोला ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, तो पहले मैं COGS फाइंड आउट करता हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹20,000 एंड वॉट क्लोजिंग इन्वेंट्री, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि जब एडजस्टमेंट करूँ तो वो समझ में आ जाए। आप इसमें सबसे पहले हम COGS ले तो COGS का फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज ₹20,000 का ओपनिंग स्टॉक है और उसके बाद परचेसेस है, परचेसेस 1,60,000 रुपीज़ का। डायरेक्ट एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में है नहीं तो हम बात ही नहीं करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे देके रखा है, दैट इज ₹60,000, ठीक है। तो हमारा जो COGS बन रहा है 1,80,000 माइनस 60 इज वॉट, 1,20,000 इज अवर COGS। ये मैंने वर्टिकली इसलिए लिखा है ताकि मैं इसी में प्लस माइनस करता जाऊँ। एनीवे, फिर हमारे पास इसका जो एवरेज इन्वेंट्री है दैट इज वॉट, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है 20,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 60,000, और तो हो गया 80,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज वॉट, 40,000, ठीक है। ये हमारी कंडीशन अभी इसमें चल रही है। अब उसके बाद हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है मैं इधर ही कैलकुलेट कर देता हूँ, CRFO, हाँ इधर ही लिखते हैं ना यहाँ पे, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इज इक्वल्स टू COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, COGS is 1,20,000 and this is what, 40,000। तो 4 3s are 12, that is what, 3 times। अब ये जो 3 times हमारा आ गया है, इसी के ऊपर हमको ये डिफरेंट जो एडजस्टमेंट्स हैं, इन्हीं एडजस्टमेंट को हमें 1 by 1 अप्लाई करते जाना है, ठीक है, इसी के ऊपर। एनीवे, तो अभी हमारे पास 3 times आ गया, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 3 times। तो
ऊपर वैल्यू रखी है 1,20,000 अपॉन में 40,000। यहाँ पर हमें कोई इमेजनरी वैल्यू रखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी COGS और एवरेज इन्वेंट्री है, उसी के ऊपर हमको इसको एडजस्टमेंट करने हैं। ओके, फर्स्ट एडजस्टमेंट इज सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000 कॉस्टिंग ₹16,000। अब देखिए, हम जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो की बात कर रहे हैं तो जितने भी एडजस्टमेंट्स हैं उनका इंपैक्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के ऊपर ही देखेंगे। उसने बोला है सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹20, कॉस्टिंग ₹70, 16,000 की गुड्स है, इसकी कॉस्ट है 16,000 और इसको सेल क्या है 20,000 में प्रॉफिट है। यानी हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं, हम ये देखेंगे क्या इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट, COGS दो ही एलिमेंट है हमारे पास, COGS और एवरेज स्टॉक, तो क्या CAGS पे कोई एडजस्टमेंट होता है या कोई एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर कोई एडजस्टमेंट होता है। तो देखिए, आपने गुड्स बेचा तो गुड्स बिकेगा तो नेचुरली आपका स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाएगी एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री विल बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000, ये आपकी 16,000 से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एज इट इज रहा 20, ये रहा 1,60,000, ये नील, और 60 को अगर 16 से डिक्रीज करेंगे तो ये हमारा 60 - 16 इज इक्वल्स टू 44,000। और देखिए, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर माइनस होती है तो आपका COGS बढ़कर आ जाएगा, 20 + 160 - 44 इज इक्वल्स टू 1,36,000। ये चेंज आया। क्या एवरेज इन्वेंट्री में चेंज होगा? तो नेचुरली चेंज होगा कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री तो एज इट इज रही 16,000 से हमारी इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी, तो 20 + 16 कितना 44, 20 + 44 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 32,000। तो हमारी एवरेज इन्वेंट्री 32,000 हो जाएगी। तो अब इस केस में देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं उसको, मैं इसको अलग से लिख देता हूँ। देखिए, हमारा न्यू COGS, इसे ये वर्किंग्स, इस स्पेसिफिक रेशो के अंदर आपको वर्किंग्स शो करना पड़ेगी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर की तरह नहीं कर सकते आप इसके अंदर कि भाई, क्योंकि वहां पर हमें इमेजनरी वैल्यू डाल रहे थे, यहाँ पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, एक पूरा अपने आप में एक पूरा फैक्टर है COGS का, इसके अंदर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो आपको ये वर्किंग्स शो करना पड़ेगी। फाइन, एनीवे, तो मेरे पास COGS हो गया नया 1,36,000 और एवरेज इन्वेंट्री हो गई मेरे पास 32,000। तो 1,36,000 डिवाइडेड बाय 32,000, 136 डिवाइडेड by 32 is 4.25 times. It means ये ट्रांजैक्शन से हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट केस है हमारा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000। ठीक है, मैंने एवरेज इन्वेंट्री इधर लिख दिया, फिर से वैल्यू देखते हैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 20,000, हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 से इंक्रीज हो रही है, मींस दिस अमाउंट विल बी इंक्रीज। अच्छा, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो COGS को कम कर देगी, क्योंकि डिडक्ट होने वाली वैल्यू बढ़ रही है ना। तो ये एज इट इज रहा 20,000, ये एज इट इज रहा 1,60,000, इधर तो जीरो है एंड दिस विल बिकम व्हाट 80,000। तो हमारा न्यू COGS जो होगा, न्यू COGS विल बी 20 + 160 - 80 इज इक्वल्स टू 1 लाख, नया COGS होगा। इसमें देखें, ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोजिंग विल बिकम 20, तो ये तो एज इट 20 से इंक्रीज हो गई, तो ये 20,000 ही रहा, दिस विल बिकम 80,000, टोटल विल बिकम 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 50,000। तो हमारा न्यू ITR बनेगा, COGS इज 1 लाख एंड एवरेज इन्वेंट्री इज 50,000, दैट इज व्हाट 2 टाइम्स है तो इसका डिक्रीज। अच्छा, अब यहाँ पे रीजन तो ऑटोमेटिकली हम दे ही रहे हैं हमारे कैलकुलेशन के अंदर, तो उसमें फर्दर और कोई रीजन शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। केस 3 है गुड्स परचेज्ड फॉर ₹40,000। जब हम गुड्स परचेज करते हैं, हमारे पास दो ही एलिमेंट है, COGS और एवरेज इन्वेंट्री। गुड्स परचेज किया तो गुड्स के परचेज करने से ओपनिंग इन्वेंट्री पे फर्क नहीं पड़ेगा, परचेसेस हमारी बढ़ जाएगी कितनी 10 परचेसेस बढ़ जाएगी 40,000 रुपीज से, और हमारी इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ जाएगी 40,000। गुड्स आएगा हमारे पास तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगा ना, ठीक फाइन। तो ये हो जाएगा हमारा एज इट इज 20 रहा, दिस विल बिकम व्हाट 2 लाख, ये 2 लाख हो गया और ये हो गया हमारा कितना 1 लाख। ठीक है, अब हम अगर हमारा न्यू COGS कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम 2 लाख + 20 माइनस 2 लाख + 20 minus 1 lakh is 1,20,000, मीन्स नो चेंज इन COGS। ठीक है,
इसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एज इट इज 20,000, ये बढ़ जाएगा आपका कितने से? 40,000 से। तो दिस विल बिकम व्हाट? 1,20,000। तो ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 60,000। देयरफॉर न्यू ITR विल बिकम 1,20,000 अपॉन व्हाट? 60,000, दैट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स। पॉइंट इज परचेसेस रिटर्न ₹10,000। देखिए इंपैक्ट बताएं, ओपनिंग स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं, परचेसेस में से माइनस परचेस रिटर्न, और क्योंकि हमने गुड्स वापस कर दिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारी क्या हो जाएगी? 10,000 से माइनस। इधर भी हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 से माइनस हो जाएगी। ओपनिंग विल रिमेन द सेम, दिस विल बिकम 50,000, टोटल विल बिकम 70,000 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट? 35,000। तो एवरेज इन्वेंट्री मेरी 35 हो गई। ओपनिंग स्टॉक विल रिमेन द सेम 20,000, this will become 1,50,000 और 60 minus 10 is what? 50,000। तो चलिए जी देखें क्या वैल्यू आ रही है COGS की। ये हो गया 1,70,000 minus 50 is again what? 1,20,000। ठीक है, तो अब हमारा ITR will become what? 1,20,000 और न्यू एवरेज इन्वेंट्री इज 35,000। तो डिवाइडेड बाय 35 दैट इज इक्वल्स टू 3.42। ओरिजिनल 3 टाइम्स था, 3.42 है, तो फाइनली रेशो विल इंक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। आप याद करें क्लास 11th में आप गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की एंट्री क्या बनाते थे? ड्रॉइंग्स टू परचेसेस। ठीक है, तो परचेसेस विल डिक्रीज, ओपनिंग स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परचेसेस 5,000 से डिक्रीज हो जाएगी, और गुड्स गया तो क्लोजिंग स्टॉक विल आल्सो डिक्रीजेस बाय 5,000। तो ये तो रहा 20,000, दिस विल बिकम 1,55,000 एंड दिस विल बिकम व्हाट? 55,000। ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो 20 प्लस 155 माइनस 55 इज अगेन 1,20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,000 से डाउन हो रही है, ये एज इट इज 20,000 रही, दिस विल बिकम 55,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया 75,000 बाय 2 इज 37,500। सो फाइनली ITR विल बी 1,20,000 अपॉन 37,500। इंक्रीज ही होना है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 37.5 इज 3.2 टाइम्स। पहले 3 टाइम्स था, अब 3.2 टाइम्स हो गया, तो फाइनली रेशो विल इंक्रीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेम टू सेम फंडा है। तो फ्री सैंपल के अंदर भी क्या होता था? परचेसेस माइनस हो जाता था और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी अल्टीमेटली माइनस हो जाएगी। टर्नओवर रेशो के बाद नेक्स्ट हमारा रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और क्वेश्चन के अंदर गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो ऑफ अ कंपनी इज 25%। तो GP रेशो का पहले फॉर्मूला में लिख दूं, GP रेशो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन RFO into 100, और ये कितना दिया हुआ है? 25%। अच्छा, पहले इसके पीछे लंबी चौड़ी कहानी है। GP का फॉर्मूला क्या होता है? RFO माइनस COGS। मींस RFO में चेंज आएगा, COGS में चेंज आएगा, तो GP में भी चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ेगा, ये सेम रहेगा तो GP बढ़ जाएगा, ये बढ़ेगा, ये सेम रहेगा तो GP कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको उसमें लेकर के चलना है। अच्छा, COGS का फॉर्मूला मैंने जैसे अभी लिखा, COGS इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस वॉट? नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला है और इसी के अकॉर्डिंगली मैं चलता हूँ। 25% बोल रखा है तो मैं मान लेता हूँ 25,000 और 1 लाख, इस तरह से कोई वैल्यू लेकर के चलते हैं। एनीवे कोई फर्क पड़ेगा नहीं उससे। फर्स्ट केस इज परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ₹50,000। तो देखिए स्टॉक इन ट्रेड परचेस किया, हमने परचेस किया तो हमारी नेट परचेसेस जो थी उससे पहले से ये क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी बाय ₹50,000। नेट परचेसेस हमारी बढ़ गई 50,000 से, और परचेस किया है तो नेचुरली हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी 50,000 रुपीज से बढ़ जाएगा। ठीक है, परचेसेस भी बढ़ी, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ा 50,000 रुपीज से, तो हमारा COGS क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा COGS कम कर देगा, COGS विल डिक्रीज। COGS डिक्रीज होगा तो हमारा GP बढ़ जाएगा। मैंने अभी क्या कहा? COGS डिक्रीज होगा, RFO में कोई चेंज नहीं आएगा तो रेशो विल COGS तो GP विल इंक्रीज, और अगर GP इंक्रीज होगा तो नेचुरली आपका रेशो विल ऑल्सो इंक्रीज, आपका रेशो भी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। फर्स्ट केस इज परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000। स्टॉक इन ट्रेड 50,000 है, परचेज किया है तो हमारी नेट परचेसेस 50,000 से बढ़ जाएगी और
और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 50,000 से बढ़ जाएगी। तो सेम वैल्यू से प्लस, सेम वैल्यू से माइनस, क्लोजिंग इन्वेंट्री एक्चुअली माइनस होती है ना, तो सेम वैल्यू से प्लस, सेम वैल्यू से माइनस मींस देयर विल बी नो चेंज इन सीओजीएस। सीओजीएस के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या आ गया, देयर विल बी नो चेंज इन सीओजीएस। और अगर सीओजीएस में चेंज नहीं होगा, आरएफओ में चेंज नहीं होगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं, आरएफओ में कोई चेंज नहीं, तो इट मींस प्रॉफिट जीपी रेशियो विल रिमेन सेम। सेकंड इज व्हाट, परचेसेस रिटर्न, ठीक है। अच्छा, परचेसेस रिटर्न 15,000, तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ परचेसेस रिटर्न 15,000, तो परचेसेस में से 15,000 माइनस हो जाएगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी 15,000 से माइनस हो जाएगी। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवरऑल फॉर्मूले में से भी माइनस होती है, तो सेम वैल्यू प्लस में से माइनस होगी, सेम वैल्यू माइनस में से माइनस होगी, मींस अगेन देयर विल बी नो चेंज इन सीओजीएस। जब सीओजीएस चेंज नहीं हुआ, आरएफओ चेंज नहीं हुआ, तो इट मींस नो चेंज इन जीपी विल बी देयर। Next is revenue from operations on sale of stock in trade costing rupees 85,000। आपकी RFO 85,000 रुपीज से अल्टीमेटली बढ़ गई। अब इसके अंदर सिंपल सा एक फंडा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ गई, तो इट मींस आपका आरएफओ जो है वो बढ़ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर आरएफओ बढ़ गया तो आपका जीपी भी बढ़ना चाहिए। नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आपने गुड्स को जब सेल किया तो इसी जितने प्रोपोर्शन से आपका आरएफओ इंक्रीज हो रहा है उतने प्रोपोर्शन से आपका क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा, और सेम प्रोपोर्शन से क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज होगा तो आपके सीओजीएस भी क्या होगा, सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मीनिंग ये होगा कि अगर आपके क्लोजिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की वजह से आपका सीओजीएस भी इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी सेम प्रोपोर्शन में जाएगा, तो अकॉर्डिंगली जब दोनों सेम प्रोपोर्शन में जाएंगे तो जीपी विल रिमेन द सेम, मतलब उसी प्रोपोर्शन में रहेगा, तो देयर विल बी नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट। नेक्स्ट केस इज स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग रुपीज 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। स्टॉक इन ट्रेड मींस परचेसेस में से माइनस हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस हो गया, ये सेम वैल्यू प्लस और सेम वैल्यू माइनस होगी, तो नो चेंज इन सीओजीएस विल बी देयर। सीओजीएस सेम रही, आरएफओ सेम रही, तो जीपी भी सेम रहेगा, तो इसमें देयर विल बी नो चेंज। और लास्ट एडजस्टमेंट है स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। सेम टू सेम ट्रांजेक्शन है, ऊपर विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज था, ये फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है फाइन। तो ये हमारा सारे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। फाइनली अवर लास्ट रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। क्वेश्चन गिवन है ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 80%। हमारा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला पहले मैं लिखूं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन RFO into 100 and which is given as what 80%। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होती है दैट इज व्हाट COGS प्लस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और RFO तो आपके पास है ही, ओके। अच्छा, COGS को मैं फिर यहाँ डिटरमिन कर देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू माइनस होती है, ठीक। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर वही सेम टू सेम ट्रांजेक्शन है। अच्छा, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, अब हमें इंपैक्ट किस किस पे देखना है, आरएफओ पे और ऑपरेटिंग कॉस्ट में, और ऑपरेटिंग कॉस्ट मींस सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों पर देखना है। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड से आपकी नेट परचेसेस बढ़ जाएगी और आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। सेम अमाउंट से नेट परचेज और क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज होता है तो देयर विल बी नो चेंज इन सीओजीएस। सीओजीएस पे कोई चेंज नहीं होता, तो सीओजीएस सेम है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस सेम है, आरएफओ सेम है, तो नेचुरली आपकी ना तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में कोई चेंज आएगा और ना ही आरएफओ में कोई चेंज आएगा। तो जब ऑपरेटिंग कॉस्ट और आरएफओ में कोई चेंज नहीं है तो आंसर विल बी व्हाट, नो चेंज। सेकंड इज व्हाट, परचेसेस रिटर्न, फिर सेम टू सेम फंडा, परचेस रिटर्न हुआ तो परचेसेस विल बी डिडक्टेड, और क्लोजिंग स्टॉक गया तो क्लोजिंग स्टॉक भी डिडक्ट होगा, और सेम वैल्यू से प्लस या सेम वैल्यू से माइनस, तो देयर विल बी नो चेंज इन सीओजीएस। सीओजीएस चेंज नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस चेंज नहीं, तो इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट भी सेम, ऑपरेटिंग कॉस्ट सेम, आरएफओ सेम, तो रेशियो विल ऑल्सो रिमेन द सेम, ठीक। उसके बाद में ये बोल रहा है ऑफिस एक्सपेंसेस पेड रुपीज 5,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये एक साथ ही है पूरा। ऑफिस एक्सपेंस पेड, ऑफिस एक्सपेंस पेड तो मतलब आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और क्या बोल रहा है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 2,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। इससे मतलब नहीं है 2,000 इधर से भी जाएगा, 2,000 इधर से भी जाएगा, तो मींस सीओजीएस तो सेम रहा लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ गया। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बढ़ने से आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई, आरएफओ सेम रहा, तो
देखिए आपका क्या बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा, ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो गई, डिनोमिनेटर आरएफओ सेम रहा, तो नेचुरली रेशो विल इंक्रीज। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर सिर्फ न्यूमरेटर बढ़े विद नो चेंज इन डिनोमिनेटर तो रेशो विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें पेमेंट टू क्रेडिटर्स ₹100, हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। तो देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर्स से हमारे किसी भी इसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एक्चुअली क्रेडिटर्स का पेमेंट जो है, क्रेडिटर्स आर द करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटी के पेमेंट होने से ना तो सीओजीएस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ना ही आरएफओ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो नो चेंज इन सीओजीएस, नो चेंज इन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नो चेंज इन आरएफओ, सिंस देयर विल बी नो चेंज इन व्हाट अपना ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये हमारे सारे रेशोज जिसमें हमने इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज देखा। आई होप आपको ये सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।